विद कंपनी में देखते हैं हमें क्या क्या ढूंढना है। हमें ढूंढना है कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, एनपीवी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और लास्ट में आरओसी दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले हमें करना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए we will calculate all the incomes from sales, variable cost, fixed cost, and also वो सब कर लेते हैं पहले। If company or large stock exchange listed company is evaluating an investment proposal to manufacture product W33, which has the performed well in test marketing trials conducting recently by the company's research and development division. Product W33 will be manufactured using a fully automated process which would significantly increase noise levels from WIP companies' factories. The following information relating to the investment proposal has now been prepared. Okay, initial investment is 2 million. अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे 4 सर्कल दिया गया है, इसमें यहाँ पे देख सकता हूँ, मैंने पहले थोड़ा देख लिया। तो स्पेसिमन पेपर ईयर 0, ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेक्ट। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट। उसका इन्फ्लेशन नहीं दिया गया है शायद, देखते हैं आगे होगा तो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग करंट प्राइस टर्म्स पे, मतलब ईयर 1 से तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 1,70,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है पर ईयर। हाँ, ये रहा एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन। अच्छा, दोनों के लिए, हाँ फिर ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले इतना तो कर लेता हूँ, फिर आगे जाएंगे। inflated सेलिंग प्राइस, हाँ सेल में जाना चाहिए इससे। फिर सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स। ये मैंने खाली इसको लिंक दे दिया, फिर सेलिंग प्राइस के लिए भी ऐसी लिंक दे देता हूँ। इन्फ्लेशन के लिए मैं ऐसी लिंक देता हूँ यूजुअली, बट ना एक्चुअली मेरा एक फ्लो है, मैं उसको फ्लो को मैं ज़्यादा तोड़ रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दैट, कि एग्जाम में वही फ्लो कहाँ होता है। सेलिंग प्राइस इज 20, तो मेरा ये जो है ना वो तो मेरा 20 ही रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। इन्फ्लेशन जो है वो है 3 का, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 1.03 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट मेरा 20 तो इंक्लूड हो ही जाएगा, प्लस 3 का ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। आ गया इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली। वैसे मेरे फ्लो को देख के आज मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, एग्जाम में मैं वही फ्लो को मेंटेन करूंगा। इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस आंसर तो सेम आएगा, पर ठीक है। डिमांड 60, 70, 120, 45।
तो यूनिट्स मिनट्स का सीन नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है। 70,000, 1,20,000। कई बार क्या होता है, वो यूनिट्स का सीन हो जाता है कि दे गिव अस इन थाउजेंड्स एंड दे गिव अस इन हंड्रेड्स। उसको कन्वर्ट करो सबसे पहले बैठ के, फिर वो सब नहीं चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मुझे लगता है ऐसे ही करना है, if I'm not wrong। हाँ वैसे ही आना है कि 8 पर यूनिट दिया गया है। रेटिंग प्रॉफिट्स, मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, मैं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करूंगा। यहाँ पे मेरी 8 पर यूनिट है ना, 8, एंड आई विल जस्ट ड्रैग दिस आउट, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट इन्फ्लेशन मेरा 0.3 नहीं है, मेरा 0.4 का इन्फ्लेशन, तो 1.04। Here we go, let's go। एक फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पे कॉपी पेस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 1,70,000, हाँ हाँ, मतलब आई जाएगा। चलो, ठीक है। थर्ड वन, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। रहने देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डेट ले 1,70,000, कोई मिस्टेक नहीं हो होनी चाहिए अच्छी। क्या कॉपी पेस्ट दिस, इफ आई एम नॉट, ये तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, देन इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस को इधर डाल के है क्या बराबर से। हाँ ठीक है, आ गया था। इन्फ्लेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो फिर बैठ गई ये चीज़ मुझे मेरे हिसाब से तो। इधर तक हमने बराबर से आ गए, यहाँ तक हो गया हमारा सेटल। रिसर्च एंड फिक्स्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट division has prepared the following uh, demand forecast as a result of its test marketing trials. The forecast reflects expected technological change and its effect on the anticipated life cycle of product W33। Demand दी गई है, वो मैंने लिख दी थी। It is expected that all units of product W33 produced will be sold in line with the company's policy of keeping no inventory of finished goods, जब अनसोल्ड गुड्स की शायद बात हो रही है। नो टर्मिनल वैल्यू ऑफ मशीनरी और स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ 4 years व्हेन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट द W33 is planned to end for investment appraisal purposes। The WIP company uses nominal, that is money discount rate of 10% per year and target return on capital employed of 30% per year। डिस्काउंट रेट दिया, इग्नोर टैक्सेशन। भाई साहब, अरे 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 अरे, वही बदल लाइट चली गई थी। आ, ये मेरा नेगेटिव में जाएगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मेरा ऐड होगा, स्क्रैप वैल्यू भी मेरा ऐड होगा। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग यहाँ पे हमने किया था। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बाद मुझे यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज करनी है। डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ कौन सी परसेंट पे थी डिस्काउंटिंग, वो चेक कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग थी एट द रेट ऑफ 10%। डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 10% और पहले समय तो 1 ही आएगी, उसके बाद 0.909, 0.826, फिर आती है 0.751, फिर आती है 0.683। प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी सम मैंने किया इस चीज का, ओए भाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी में एनपीवी जो मुझे मिला वो इतने का आया 3,66,992। एक बार चेक करते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया। 60, 70, 120, 45 बराबर। टर्मिनल वैल्यू कुछ है नहीं, टैक्सेशन को बोला है इग्नोर करो। वेरिएबल कॉस्ट जो दी गई है हमने बराबर से इन्फ्लेशन भी हर एक चीज़ पे चार्ज की। मुझे तो नहीं लगता हमने कोई चीज़ ऐसी खास सी मिस की है। 20 का ये भी था, हाँ मुझे नहीं लगता हमने कुछ मिस किया है। पर आंसर चेक कर लेते हैं क्या आया है। कि एनपीवी तक हम कर सकते हैं, उसके बाद हमें आईआरआर भी करना है। आईआरआर के लिए एक अलग खाली डिस्काउंट फैक्टर हम लेते हैं, बाकी तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें होता नहीं है। क्वेश्चन है 3, हाँ ये को मिल गया 3,66,723। मुझे जो मिला है वो मुझे मिला है 3,66,992। 200 का डिफरेंस आया है, देख लेते हैं कैसे आया है। ये आया है 5,60,000 बराबर, ये आया है 6,96,028। ओ राइट राइट, इन्होंने एक्चुअली ये देखो सेलिंग प्राइस को खाली 2 डेसिमल्स तक रखा है। यहाँ पे इन्फ्लेटेड को भी इन्होंने दो डेसिमल्स तक रखा है, पर इस प्लस यहाँ पे उन्होंने एक राउंड अप भी किया है 9 को। बस हमारे लिए एक्सेल ने ही जो किया है वो किया है, तो इसलिए उतने का आंसर शायद मैच नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ा फ़र्क है नहीं, 200 का डिफरेंस है विच इज़ ड्यू टू राउंड ऑफ। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमारे लिए एक्सेल ही करता है सब चीज़ें। Excel itself cuts short the 2 decimal thing, so you don't have to worry about it so much. Next है IRR. So in the first scenario, we found that the NPV of the project after discounting is 366,992.6 with a discount rate of 10%. For IRR, we need two NPVs for which we now need to discount rates. मैंने किया कॉपी, इसको मैंने किया पेस्ट। देखते हैं क्या क्या आया। कुछ भी कॉपी पेस्ट होके नहीं आया। लिंक दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। the link, let's assume it to be, let's take 5% for that matter। तो दोनों पॉजिटिव में जाएंगे बट इट्स ओके, इसका तो 1 ही रहेगा। फिर 5% के लिए
मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स इसके भी ऐड कर दिए, जिससे मुझे एनपीवी आया इतना। ठीक है, तो ये मेरा लोअर रेट हो गया। नाउ लेट अस अप्लाई द IRR method in order to, हाँ IRR method in order to identify IRR बोलने वाला था मैं। so IRR is equal to L plus L non NPV L minus NPVH L H NPV L NPVH का मैं सबसे पहले तो लोअर रेट क्या है, my lower rate is 5%, my higher rate I have used it to be 10%. My NPVL would be this, my NPVH would be this. So now my H minus L would be, oh sorry मैं NPVH ये है और NPV sorry H मतलब HL minus higher rate and lower rate, so higher rate minus lower rate is equal to 5%. अब मुझे नेक्स्ट ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ चाहिए, तो मैं जस्ट व्हाट आई डू इज कॉपी एंड आई विल पेस्ट NPVL upon ब्रैकेट ओपन NPVL minus NPVH कितना आता है। L तो मुझे पता ही है पहले से क्या है, 5% would be 16.37% IRR. We get our IRR as 16.37% with the formula method. We can also find IRR with the Excel method. ओ भाई साहब 18%, इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए यार, इतना बड़ा कैसे आ रहा है डिफरेंस। लेट्स से आंसर क्या है। 18.2% इज द आंसर। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। IRR एक्सेल से मुझे 18% का आ रहा है, इस IRR से मेरे को इतना बड़ा आंसर आ रहा है। Be some mistake that we have done. Let's do one thing. Let's not take 5%. Let's take it as 15% and see what happens. 1 का तो 1 ही रहेगा, 15 का 0.870, उसमें फिगर्स बराबर डाले थे क्या, 0.592 0.864.823, हाँ 5% के लिए बराबर फिगर्स आए थे, बट चलिए 15% के लिए डाल के देखते हैं। 0.8 पॉइंट 756 0.658 देन 0.572, वो इतना आ रहा है। भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते फिलहाल के लिए।
अभी मेरा हायर रेट, लोअर रेट would be 10%, my higher rate would be 15%, my NPVL lower would be this, my NPVH would be this. अभी कितना आ रहा है? अभी मेरे को 17.65 आ रहा है, which is still close to formula method, लेकिन अब हमें IRR method भी आता है Excel से, so even that is good. We had something to back ourselves. तो हम ये दोनों करेंगे एग्जाम में, IRR थ्रू दिस एंड थ्रू एक्सेल. लगता है they expect us to do it with the formula. No, they have not said anything like that. बोला है सीधा सीधा निकाल लो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं. 3.2 आंसर आना चाहिए. उन्होंने भी 15% से किया है, उन्होंने किया है डायरेक्टली 20% के साथ, एंड दे हैव गॉट करेक्ट 18.2. ठीक है, कोई ना. लास्ट वन है थर्ड वाला, ROCE. ये मैं सोल्यूशन पे गलती से आ गया, मैं नहीं देखा. ROCE उनको मिनिमम चाहिए था 30% का, है ना. हाँ. Return on capital employed, accounting rate of return based on average investment. For average investment, I take average investment is equal to initial investment plus scrap value initial investment is 2 है. हाँ, 1 2 3 2 मिलियन है, सो 3030. स्क्रैप वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट वुड बी फिलहाल के लिए ये आई है. ROCE is equal to average profits before interest and इन्वेस्टमेंट ये आ गई. अब मुझे खाली एवरेज प्रॉफिट्स चाहिए. फॉर एवरेज प्रॉफिट्स व्हाट आई विल डू इज इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स
अभी के लिए अवेलेबल है तो इसको इज इक्वल टू करके लिंक ही दे देते हैं हाल सारा ये करने के लिए। इसका सम ले लिया। ओके, काफ़ी अच्छा फिगर आएगा मुझे लग रहा है। रुपीज 75% ऑफ आरओसी, भाई इतना नहीं आता एक्चुअली आरओसी। एटलीस्ट आना तो नहीं चाहिए इतना ज़्यादा आरओसी। क्या मैं ईयर ज़ीरो को भी कंसिडर करके चलूँगा? Rather 25%, this makes more sense. This average profit जो मुझे मिला, this makes more sense rather than getting 75% as the ROC. बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, who knows, शायद हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लेना था और शायद हमने गलती से ले लिया हो। 25%, एवरेज इन्वेस्टमेंट 1 लाख, करेक्ट। कैश इनफ्लोज 299675 जो इन लोग को मिला है। Total debt and initial investment are same as there is no scrap value. Accounting profit would be 9,99,675. Average annual accounting profit मैंने निकाला है 249 के आसपास आ रहा है। So they have done is they have not included O, but they have rather reduced it later. Then they are dividing it by 4. मैं लाने के तो ला दूंगा बट तो लेट्स ट्राई दिस। सबसे पहले उनको मिले थे कैश फ्लो, उन्होंने सम लिया इस चीज़ का, ठीक है। बाद में उन्होंने उससे, हाँ, बाद में उन्होंने उससे 2 लाख माइनस किए एंड देन दे हैव एवरेज इट आउट बाय द ईयर बाय dividing it by 4. That's how you get this ROCE. Later, briefly discuss your findings in each section of A previously and advise whether the investment proposal is financially acceptable. ये जो मुझे मिले हैं, ओके, सो सबसे पहले बात तो मुझे ROCE जो मिला है मुझे 25% का मिला है, सो इट इज़ नॉट फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल बिकॉज जो कंपनी का जो रेट चल रहा था तो बोली थी उनका टारगेट 30% का चल रहा है। however it can be argued that the NPV is positive, so which is the reason why the which can lead to shareholder wealth maximization. मैंने बोला है कि नॉइज लेवल्स इंक्रीज होंगे,
दिस कैन बी एन एनवायरमेंटल थिंग ऑल्सो, जो शायद हम नहीं करना चाहेंगे इन्वेस्ट, पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. The investment proposal has a positive NPV of 2B and is therefore financially acceptable. The results of other investment appraisal methods do not alter this financial acceptability, as the NPV decision rule will always offer the correct investment advice. The internal rate of return method does also recommends accepting the investment proposal, since IRR of 18.2% is greater than the 10% rate of return required by the company. If the advice offered by the IRR method differed from the offer of the NPV method, the advice offered by NPV method would be preferred. Nice. The calculated return on capital employed is 25% is less than the target return of 30%, but as indicated earlier, the investment proposal is financially acceptable as it has a positive NPV. The reason why WIP company has a target return on capital employed of 30% should be investigated. This may be an out-of-date hurdle rate which has not been updated for the changed economic circumstances. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है, डिस्कस हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेब कंपनी शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स may be in conflict if the project is undertaken. पहली बात तो NPV says that it helps in satisfying the share, नहीं, it helps in maximizing the shareholders wealth. However, this is a very huge assumption, as a company might have a various types of or various types of shareholders or stakeholders, such as सबसे पहली बात तो investors, then customers, then local authority, government, and to satisfy all of these shareholders would be quite difficult, and maximizing all of their wealth is next to impossible. Objectives of stakeholders. So सबसे पहली बात तो जैसे गवर्नमेंट के जो objectives हैं, that must be to, you know, uh, that must be for the betterment of the economy, और प्रोडक्ट प्राइसेस को कम करना, ये शायद कस्टमर का होगा, ये गवर्नमेंट का नहीं होगा. बट गवर्नमेंट का और क्या होता है, हाँ, गवर्नमेंट, द मेजर focus of government would be to ensure that no unwanted pollution or unnecessary pollution takes place. So these are might be the barriers. एक बार पढ़ लेते हैं उन्होंने कैसे लिखा है इस चीज़ को. A large listed company, WIP company's primary financial objective is assumed to be maximization of shareholder wealth. In order to pursue this objective, WIP company should undertake projects such as this one, which have a positive NPV and generate additional value for shareholders. However, not all WIP stakeholders have same objectives, and the acceptance of this project might create conflict between different objectives. Due to product W33 being produced using an automated production process, it will not meet employees' objectives of continuity or security in their employment. Oh, employees के objectives, right, क्योंकि ये automated production process है, तो employment security चली जाती है from employees shareholders perspective. It could also mean that employees will be paid less than the currently earn. If this motive is part of the long-term move away from the manual processes, it could also affect with government objectives of having low rate of unemployment. ये भी एक objective होता है government का, low rate of unemployment का. The additional noise created by the production of W33 will affect the local community and may conflict with objectives relating to healthy living. Actually, unnecessary pollution मैंने बोल दिया था, but if I would have kept this answer to the main crunch कि noise pollution हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से दिया था, it was a bait, आंसर बहुत बेटर दिखता. And may conflict with objectives relating to healthy living. This may also conflict with the objectives of environmental pressure groups and government standards on noise levels as well. ठीक है, तो ये 6 मार्क का था.
पहली बात तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हमने बोला था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑटोमेशन प्रोडक्शन प्रोसेस ये मैंने नहीं बोला था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है रिगार्डिंग ऑटोमेटेड है तो एम्प्लॉई स्टेक होल्डर्स के सबसे बड़ा हाथ लगता है, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी चली जाती है एंड उसके पैरेलल गवर्नमेंट गिव्स लो रेट ऑफ रिटर्न अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर जाती है ये चीज़, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल।